सितंबर 2025 नेपाल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की बगावत नहीं थी, ना ही किसी बड़े नेता की। ये थी जेन जी की क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ एक क्लिक से एक पूरी सरकार गिरा दी। तो आइए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। डिजिटल युग में सत्ता सिर्फ संसद में नहीं बल्कि स्क्रीन पर भी बसती है। ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का समझिए निचोड़ है। यही वो बात है जो दिखाती है कि कैसे नेपाल के नौजवानों ने अपने मोबाइल स्क्रीन की ताकत को सड़क की असली ताकत में बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, वो कौन सी चिंगारी थी? असल में इसकी शुरुआत हुई एक सरकारी फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा दी। तारीख थी 4 सितंबर 2025। नेपाल सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने वाकई पूरे देश को सकते में डाल दिया। उन्होंने एक ही झटके में 26, जी हां 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे अनजान ऐप्स नहीं थे। हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, एक्स की, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप। मतलब ये वो प्लेटफॉर्म्स थे जो लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, उनकी आवाज थे। और तो और कई लोगों के लिए तो ये कमाई का जरिया भी थे। अब यहाँ पर कहानी के दो पहलू बिल्कुल साफ थे। एक तरफ थी सरकार, जिसका कहना था कि ये कदम देश की सुरक्षा और फर्जी खबरों को रोकने के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ थे देश के नौजवान, जिनके लिए ये उनकी आवाज पर, उनकी आज़ादी पर और उनकी रोजी रोटी पर एक सीधा हमला था। पर एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन सच में एक सरकार को गिरा सकता है, या फिर ये बस वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी? देखिए, इस धमाके को समझने के लिए हमें पहले उस बारूद को समझना पड़ेगा जो सालों से इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि असली गुस्सा कुछ और ही था। असल में ये गुस्सा 3 बड़ी वजहों से पनप रहा था। एक तो था देश में फैला हुआ भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म, फिर बढ़ती बेरोजगारी और खराब होती इकोनॉमी, और ऊपर से कभी ना टिकने वाली सरकारें, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये जो सोशल मीडिया बैन था ना, ये बस वो चिंगारी साबित हुआ जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। तो अब चिंगारी लग चुकी थी। अब देखते हैं कि ये जो डिजिटल गुस्सा था, ये कितनी तेजी से सड़कों पर एक असली विद्रोह में तब्दील हो गया। 8 सितंबर प्रोटेस्ट का पहला ही दिन था, और जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए था, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गया। पुलिस की फायरिंग में 19 नौजवान प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। और बस इसी एक घटना ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को एक धधकती हुई क्रांति में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। हालात इतनी तेजी से बदले, जरा इन 5 दिनों की टाइमलाइन पर नजर डालिए। 8 तारीख को प्रोटेस्ट शुरू हुए, 9 तारीख तक पूरे देश में बगावत फैल गई और प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। अगले कुछ दिन पूरे देश में अराजकता का माहौल रहा और 12 तारीख को हालात संभालने के लिए सेना को आना पड़ा। ये सब सिर्फ 5 दिन में हो गया। इस पूरी बगावत की सबसे खास बात क्या थी पता है? इसकी बनावट। इसका कोई एक चेहरा, कोई एक लीडर नहीं था कि जिससे सरकार गिरफ्तार कर ले या जिससे बातचीत करे। नहीं, ये एक लीडरलेस मूवमेंट था जिसे आम लोगों ने ही डिजिटल नेटवर्क्स के जरिए खुद ऑर्गेनाइज किया था। और कमाल की बात ये थी कि ये लोग कितने अडेप्टेबल थे। मतलब सरकार ने जैसे ही उनके मेन प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और टिकटॉक बंद किए, उन्होंने फौरन वीपीएन और डिस्कॉर्ड जैसे सीक्रेट और सेफ टूल्स पर स्विच कर लिया। सरकार से हमेशा एक कदम आगे। तो ठीक है, 5 दिनों तक ये सब हंगामा, ये उथल पुथल चली। पर आखिर में इस डिजिटल बगावत का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत तेज और बिल्कुल साफ था। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। उनकी जगह एक अंतरिम प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया, और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर लगा बैन फौरन हटा लिया गया। लेकिन इस जीत की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 72 से ज्यादा लोगों की जान गई और हजारों घायल हुए। और अब देश मार्च 2026 में होने वाले नए चुनावों का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सरकार के गिरने और दूसरी के आने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इस घटना ने देश की सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव ला दिया। इस पूरी बगावत से सबसे बड़ा सबक क्या मिला?
यही कि इसने देश के पॉलिटिक्स में नौजवानों के रोल को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो सिर्फ चुपचाप देखने वाली भीड़ नहीं थे, बल्कि वो बदलाव लाने वाली एक असली ताकत बन चुके थे। इसने एक नई हकीकत को सबके सामने लाकर रख दिया। देखिए, एक पुरानी सोच थी कि सोशल मीडिया तो बस एंटरटेनमेंट की चीज़ है, लेकिन नई सच्चाई ये है कि जेनज़ी के लिए ये डेमोक्रेसी की ताकत और आर्थिक गुजारे का एक बेहद ज़रूरी टूल है। आखिर में नेपाल की बगावत हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल युग के लिए एक सबक है कि जब एक पीढ़ी क्लिक करती है तो देश बदल जाता है।